गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको जैसा लास्ट में लगे कि चैनल से आपने कुछ सीखा इस वीडियो से तो लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं अच्छा है, कुछ इसमें कमी है, तो ज़रूर इसको डिसलाइक करिए और साथ में रीजन भी मेंशन करिए। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हैलोमेटलर्जी ये एक टेक्निक है, एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें हैलाइड्स साल्ट्स का, बेसिकली सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड्स। अब इसको हैलाइड साल्ट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या है, आपके हैलाइड्स हैं। तो इनसे बेस्ड जो भी साल्ट्स फॉर्म होगा उसे क्या बोलेंगे? हैलाइड्स साल्ट। तो इसका यूज किया जाता है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और जो लिथियम आयन बैटरी होती है जो हमारे मोबाइल में और हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होता है, वहाँ से अगर जब वो बैटरी ख़राब हो जाती है तो हीलियम को रिस्टोर किया जाता है, यानी रिकवर किया जाता है। तो वहाँ पे हैलोमेटलर्जी का यूज किया जाता है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ये पब्लिश किया जाता है बाई इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये एक सिडनी बेस्ड ये बेसिकली एक सिडनी बेस्ड इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो हर कंट्री में लगभग 163 कंट्री जो हैं, यहाँ की जो 99.7 पॉपुलेशन कवर करती है, जहाँ पे ये इन कंट्री में एनालिसिस करती है कि यहाँ पे टेररिज्म का इम्पैक्ट कैसा है, यानी वो कंट्री जो है टेररिज्म से ग्रसित है कि नहीं। और उसके बाद 0 से 10 स्केल पे हर कंट्री को स्कोर देती है। अगर किसी कंट्री में टेररिज्म का जीरो इम्पैक्ट है, यानी नील, कम इम्पैक्ट है, तो वहाँ का स्कोर जाहिर सी बात है जीरो की तरफ होगा। और वहाँ पे अगर टेररिज्म का इम्पैक्ट ज़्यादा है तो वो कंट्री जो है 10 के साइड स्कोर उसका रहेगा। फोटो कैटालिटिक कोटिंग ये एक मेथड है जिसके जरिए बेसिकली क्या किया जाता है, पोल्यूशन को रिड्यूस डाउन किया जाता है। और बेसिकली इसमें जो आपका फोटो कैटालिटिक कोटिंग है, इसमें जो ये रोड्स है ना, रोड्स पे आपका जो टाइटेनियम ऑक्साइड होता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग कर दी जाती है। इससे क्या होता है कि जो भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स और जो हाइड्रोकार्बन जैसे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इनका क्या होता है, ये डिकम्पोज कर देता है इनको लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में, जिससे पोल्यूशन का स्तर जो है घट जाता है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड का यूज क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये तो पहला तो लो कॉस्ट है और केमिकली स्टेबल है। और जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपके जैसे जो भी यूज किए जाते हैं रोड में, उसके साथ ये कंपेटिबल है, यानी उसमें मिक्स करके आप रोड का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब इसके यूज करने से क्या होता है, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, जब आप टाइटेनियम डाइऑक्साइड का यूज करेंगे इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल, आपने रोड बना दी, तो इससे क्या होगा, जब सनलाइट पड़ेगी तो उसके कारण जो पोल्यूटेंट्स हैं लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, बेसिकली वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये क्या होगा, इनका ब्रेक डाउन हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड। फिर इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में, जिससे क्या होगा, जो पोल्यूशन का लेवल है वो कम हो जाएगा। अब इसको स्मोक ईटिंग भी बोलते हैं, फोटो कैटालिटिक कोटिंग प्रोसीजर को, क्योंकि ये क्या कर रहा है, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को और हार्मफुल जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, खास तौर से कौन सा, वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन, इनको ब्रेक डाउन कर दे रहा है। और आप जानते हैं कि जो स्मोक होता है, स्मोक क्या होता है, स्मोक प्लस आपका फॉग होता है। तो अगर आपने ये जो पोल्यूटेंट्स हैं जिसके कारण स्मोक फॉर्म हो रहा है, उसका अगर विघटन हो गया, उसका डिकम्पोजिशन हो गया, तो स्मोक का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब स्मोक का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इस प्रोसीजर को, फोटो कैटालिटिक कोटिंग कोटिंग को स्मोक ईटिंग प्रोसीजर भी बोला जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल बोला जा सकता है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, हम इसकी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये हम देख लेते हैं कि आज के समय अगर हम पार्लियामेंट में देखें तो टोटल 8 कैबिनेट कमेटी हैं। इसमें आपकी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स,
कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, कैबिनेट कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आज आपको इनका फंक्शन नाम से ही समझ में आ रहा होगा। जैसे ये सिक्योरिटी वाली चीज़ें देखेंगी, ये इकोनॉमिक अफेयर्स, ये आपने पढ़ा होगा, जो भी इकोनॉमिक अफेयर्स है कंट्री की अगर ख़राब है या कैसी है तो उस केस में इस कमेटी डिसाइड करेगी। पॉलिटिकल अफेयर्स, ये जो पार्लियामेंट में जो भी पॉलिटिक्स संबंधित जो भी डिसीजंस है उसको मैनेज करती है। कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये क्या है, पार्लियामेंट में भी जो भी डिसीजन लेना है उससे संबंधित है। और ये पॉलिटिकल अफेयर्स था, ये भी ध्यान रखिएगा, पॉलिटिक्स से संबंधित डिसीजन। इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ यानी शेयर मार्केट, इकोनॉमी, उससे संबंधित है। एम्प्लॉयमेंट कंट्री में कैसे बूस्ट करना है, स्किल डेवलपमेंट लोगों को कैसे करना है, उससे संबंधित कोई स्कीम बनानी है, कोई डिसीजन लेना है, तो ये कमेटी वहाँ पे देखेगी। जो भी पार्लियामेंटेरियन है उनको जो है अकोमोडेशन मिले, तो उससे संबंधित जो है कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन डील करती है। ये ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये सबके जो डिसीजंस होते हैं ये कमेटी लेती है। अगर हम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की आज हम डील करेंगे, इसकी हम बातें करेंगे डिटेल में, तो ये एपेक्स बॉडी है नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। अगर नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित कोई भी डिसीजन लेना है तो यही कमेटी लेगी। इसको चेयर कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो थी पहली बार, उसके हेड कौन थे, तो प्राइम मिनिस्टर थे। अब पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें मेंबर आपके प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन भी हैं, होम मिनिस्टर, डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। ये बेसिकली डील करता है डिफेंस मैटर्स, फॉरेन अफेयर्स, इंटेलिजेंस मैटर्स, न्यूक्लियर पॉलिसी एंड स्पेस पॉलिसी। इन सब से संबंधित जो भी मैटर्स हैं, ऐसे मैटर को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी डील करती है। अगर हम बात करें, ये तो फॉर्म हो गई थी पहले ही, लेकिन 1999 का जब कारगिल वार हुआ ना, उसके बाद इस कमेटी का इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। इसको जो है, इसके डिसीजन जो है, इसकी प्रोसीजर काफ़ी जो है सख्ती से। तो पाइपलाइन अगर हम बात करें, तो एक जगह से दूसरी जगह पाइपलाइन क्यों बिछाई जाती है, कुछ सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जैसे अभी वेस्ट एशिया में डिस्टरबेंस था, तो उसके कारण क्या देखने को मिला कि जो गैस की सप्लाई, खास तौर से एलएनजी, और जो क्रूड ऑयल है, इसकी सप्लाई डिफरेंट कंट्री में क्या हुई, प्रभावित हुई, जिसके कारण हर कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या है, डाउन हो गई। तो इसी चीज़ से डील करने के लिए हमारी कंट्री ने जो है दो पाइपलाइन बेसिकली डील की थी आज से कुछ साल पहले, ताकि अगर भविष्य में कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो उस केस में इन पाइपलाइन के द्वारा जो भी लिक्विफाइड नेचुरल गैस हैं उसका जो है ट्रांसपोर्ट किया जा सके, और अपने जो इंपोर्ट है उसको भी डाइवर्सिफाई किया जा सके। तो एक पाइपलाइन है आईपीआई पाइपलाइन, इसको बोलते हैं ईरान, पाकिस्तान, इंडिया। अब ये देख सकते हैं आपका ईरान है, जो कि अभी काफ़ी न्यूज़ में भी था। फिर ये पाइपलाइन ईरान से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए इंडिया में इंटर कर गई ना। इसकी लेंथ लगभग 2775 किलोमीटर है। ईरान में एक साउथ पर्स गैस फील्ड है, ये आप मैप में देख सकते हैं, साउथ पर्स गैस फील्ड, इससे कनेक्ट किया गया। और इस पाइपलाइन की जो डील थी ना, इसको पीस पाइपलाइन बोला गया। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि कास्ट इफेक्टिव, क्योंकि अभी लैंड से अगर ट्रांसपोर्ट आप करेंगे एलएनजी को तो वो कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन पाइपलाइन के थ्रू अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो वो सस्ता पड़ेगा। तो ये एक अल्टरनेटिव रूट बनाया गया ताकि इफेक्टिव जो है तरीके से एलएनजी का सप्लाई किया जा सके, यानी इंपोर्ट किया जा सके, और सस्ता भी, और जिससे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, पावर सेक्टर है कंट्री में, उनको जो है बूस्ट किया जा सके, उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। इस पाइपलाइन का ओरिजिन 1990 में हुआ, लेकिन इंडिया जो है इससे 2010 में एग्जिट कर गया, यानी इंडिया अब इसका पार्ट नहीं है। तो अभी वही चर्चा की जा रही है कि हमको इस पाइपलाइन को दोबारा से इसमें एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो हमने डिस्टरबेंस देखे उसके कारण हमारे यहाँ काफ़ी काओस क्रिएट हो गया था। और दूसरा पाइपलाइन है तापी पाइपलाइन, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया कनेक्ट करता है। ये देखिए, तुर्कमेनिस्तान में एक गैस फील्ड है, गलकिंस गैस फील्ड, इसको कनेक्ट किया गया अफगानिस्तान से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए इंडिया में। अब इसकी लेंथ लगभग 1814 किलोमीटर है।
इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि हमको जो है अपने जो एनर्जी सोर्सेस हैं इनको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एक ही कंट्री पर डिपेंड रहेंगे और वहाँ पे कभी भी डिस्टर्बेंस अगर क्रिएट हो गया तो हमारा इम्पोर्ट ह्यूज तरीके से जो है एडवर्सली इम्पैक्ट होगा और हमारी इकोनॉमिक कोलैप्स करने के भी चांसेस क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि हम एनर्जी जो सेक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। इसका आइडिया 1990 में आया था, लेकिन इस अग्रीमेंट को साइन किया गया 2010 में। कोलंबिया साउथ अमेरिका का कंटिनेंट का एक कंट्री है जिसकी कैपिटल बोगोटा है। ये आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका है, इसकी कैपिटल क्या है? बोगोटा। कोलंबिया को गेटवे ऑफ द साउथ अमेरिका बोला जाता है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं मैप में, ये किसको, ये साउथ अमेरिका कंटिनेंट के जो बाकी कंट्री है ना उनसे कनेक्ट कर रहा है। अगर बॉर्डर की बात करें तो आपका जो कोलंबिया है ये बॉर्डर लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है इक्वाडोर, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, ठीक है। और साथ में अगर ऊपर देखेंगे तो ये पनामा जो है, पनामा से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है आपका कोलंबिया। वाटर बॉडी ये आप देख सकते हैं, ये पैसिफिक ओशियन है और ये कैरेबियन सी है, इससे वाटर बॉडी से बॉर्डर शेयर कर रहा है। यहाँ पे हाईएस्ट जो पीक है ये पीको क्रिस्टोबल कोलोन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बायोगैस, बायोगैस का प्रोडक्शन बेसिकली जो बायो बेस्ड मटेरियल होते हैं ना, बायो बेस्ड मटेरियल, इनका डिकम्पोजिशन जब होता है बेसिकली एनाएरोबिक तरीके से, तब बायोगैस प्रोड्यूस होता है। बायोगैस में 55 से 60% मेथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 35 से 40%, और इसमें स्मॉल अमाउंट्स में आपको अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, और साथ में मॉइस्चर वाटर वेपर देखने को मिलेगा। अब इसको प्रोड्यूस करने के लिए जो मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं, एक तो है बायोडाइजेस्टर मेथड। अब बायोडाइजेस्टर मेथड में एक एयर टाइट टैंक होता है, जैसे ये आप फिगर में देख लीजिए, ये एक क्या है, एयर टाइट टैंक है जिसमें एयर एंट्री नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे जो भी बायो बेस्ड वेस्ट हैं, जैसे लाइव स्टॉक वेस्ट, क्रॉप्स वेस्ट, वाटर, फूड वेस्ट, जो आपके किचन में जो वेजिटेबल वेस्ट होती हैं, ये सब इस टैंक में एंट्री करा दिया जाता है। फिर यहाँ पे माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन होता है, जो कि बेसिकली बैक्टीरिया होते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो लिमिटेड ऑक्सीजन में इनका डाइजेशन होगा, जिसको क्या बोलते हैं, एनाएरोबिक डाइजेशन। अब जब एनाएरोबिक डाइजेशन होगा तो इस केस में आपका क्या फॉर्म होगा, बायोगैस फॉर्म होगा। अब इस बायोगैस का यूज कहाँ किया जाएगा, हीट प्रोडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। और जो बायोमेथेन जो कि हमने पढ़ा ऊपर 55 से 60% मेथेन होता है, इसका यूज फ्यूल के रूप में गाड़ियों में किया जाता है, साथ ही साथ जो गैस ग्रिड होती है वहाँ पे भी किया जाएगा। अब ये तो गैस प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद ये बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उनका डिकम्पोजिशन भी तो होगा ना, वो डाइजेस्ट होगा। फिर ये जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ इसको क्या बोलते हैं, डाइजेस्टेट। इसका यूज आप खेतों में एज अ फर्टिलाइजर के रूप में यूज करेंगे, जिससे सॉइल की प्रोफाइल क्या होगी, चेंजेस हो जाएगी, और सॉइल की जो फर्टिलिटी है इम्प्रूव होगी। लाइव स्टॉक बेडिंग के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। और दूसरा मेथड है लैंडफिल। इसमें जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट आप देखते होंगे, अगर आप शहरों में रहते होंगे तो आप देखते होंगे कि म्यूनिसिपैलिटी की जो गाड़ी आती है, ये डिफरेंट जो वेस्ट होते हैं इनको दो दो चैम्बर बने होते हैं इनकी गाड़ियों में, जिसमें ये एक तरफ ऑर्गेनिक एक तरफ इनऑर्गेनिक वेस्ट को कलेक्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिक जो सॉलिड वेस्ट होता है, जब इनका डिकम्पोजिशन होता है तो क्या हो, ये जाके इसको क्या करेंगे, इस वेस्ट को बेसिकली एक लैंडफिल में क्या करेंगे, वहाँ पे इसको डाल देते हैं। उसके बाद ऊपर से एक मिट्टी की परत डाल देते हैं, जिससे क्या होगा कि ऑक्सीजन की लिमिटेड ऑक्सीजन रहेगा और यहाँ पे एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन होगा और फिर आपका बायोगैस फॉर्म होगा। तीसरा है वेस्ट वाटर प्लांट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जहाँ पे जो सीवेज स्लज होता है उसके थ्रू बायोगैस का प्रोडक्शन किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए या बायोगैस को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट स्कीम लॉन्च की है। जैसे गोवर्धन स्कीम लॉन्च की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2018 में।
इसमें बेसिकली ये स्वच्छ भारत मिशन जो है ग्रामीण, उसके तहत इस स्कीम को लॉन्च किया गया। और गवर्नमेंट का ये टारगेट था कि गवर्नमेंट प्रमोट करे कि जो बायो वेस्ट है इसका जो है बायोगैस में कन्वर्जन किया जाए। नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम लॉन्च किया गया। वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी अगर हम बात करें तो इंसिनरेशन, गैसिफिकेशन, पायरोलिसिस ये टेक्नोलॉजी हैं जिसके थ्रू जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनका यूज करके बायोगैस का प्रोडक्शन किया जाता है, या तो बोलिए आप एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। जबरवा जबरवान माउंटेन रेंज ये आपको कश्मीर वैली में देखने को मिलेगा, जो कि जम्मू कश्मीर वाले रीजन में स्थित है। ये पीर पंजाल रेंज और ग्रेट हिमालय रेंज के बीच में स्थित है। और जो डल लेक है, जैसे ये आपका ये क्या है, आपका हो गया जबरवान माउंटेन रेंज, तो डल लेक जो है ये क्या हो गया, डल लेक है आपका, तो इसी के सामने देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ जबरवान जो माउंटेन रेंज है यहाँ पे कुछ लोकेशंस है, जैसे सलीमार बाग, निषाद बाग, इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन, दाचिंगम नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। यह इसकी हाईएस्ट पीक महादेव पीक है। यहाँ पे एक आपको रिलीजियस साइट भी देखने को मिलेगा जबरवान माउंटेन रेंज पे, जो कि है शंकराचार्य टेम्पल, जो इस माउंटेन रेंज के एज पे स्थित है। कुछ इम्पोर्टेंट पासेस हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे जोजिला पास, ये आपका ग्रेट हिमालय में स्थित है। बनिहाल पास पीर पंजाल रेंज पे। फोटुला जास्कर रेंज खारदुंगला लद्दाख रेंज पे स्थित है। जैसे आपने पढ़ा होगा ट्रांस हिमालय, आप पढ़े होंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो अभी देख लीजिए। ट्रांस हिमालय क्या है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये चार आपके क्या है, नॉर्थ टू साउथ अगर इनका अरेंजमेंट पूछे तो इसी अनुसार है, ये ट्रांस हिमालय है। तो जो जिला जो है इस ग्रेट हिमालय पे मिलेगा, और लद्दाख पे आपको क्या मिल रहा है, खारदुंगला पास मिल रहा है। और जास्कर वाले रेंज पे आपको क्या मिलेगा, फोटुला पास। थ्वाइट्स ग्लेशियर, थ्वाइट्स ग्लेशियर को डूम्सडे ग्लेशियर भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो ये इतना बड़ा है ना, इसका साइज लगभग ग्रेट ब्रिटेन का जितना एरिया है उसके बराबर है। अब ये एक बर्फ से बना हुआ है। अब इसका अगर डिस्टेबलाइजेशन होगा तो इससे क्या होगा कि ये मेल्ट होगा, तो वाटर का लेवल क्या होगा, लगभग 65 सेंटीमीटर बढ़ सकता है। अब अगर ओशियन वाटर का लेवल 65 सेंटीमीटर बढ़ेगा तो इसका मतलब आप समझते हैं, जो भी आइलैंड कंट्री हैं छोटी, वो क्या है, डूब जाएंगी, सबमर्ज हो जाएंगी। रिवराइन आइलैंड, आइलैंड का मतलब होता है कि कोई भी लैंड मास है जो चारों तरफ से क्या है, वाटर से घिरा है, इसको क्या बोलते हैं, आपका आइलैंड बोलते हैं। और उसी प्रकार एक वर्ड होता है, अगर आपने सुना होगा, पेनिनसुला, इसका मतलब होता है कि कोई भी लैंड मास है जो 3 साइड से वाटर से घिरा है। तो अगर हमारा आप साउथ इंडिया देखेंगे तो जिसको हम पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं, तो आप ये देखेंगे 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन एंड आपका बे ऑफ बंगाल। श्रीरंगम आइलैंड ये तमिलनाडु में स्थित है और कावेरी रिवर पे बना हुआ है। अब भवानी आइलैंड आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर पे है। अगट्टी आइलैंड ये लक्षद्वीप जो आर्कीपेलागो में होता है आपका ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो अगट्टी आइलैंड आपका लक्षद्वीप आर्कीपेलागो का एक हिस्सा है, और ये एक कोरल आइलैंड है, जो कोरल पॉलिप्स होते हैं उसके द्वारा ये आइलैंड फॉर्म हुआ है। इसी प्रकार आपको असम में एक देखने को मिलेगा, मजूली आइलैंड, ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है, और ये विश्व का, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें ना, सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, जो कि रिवर के द्वारा फॉर्म हुआ है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी, और उसके जो फॉर्म करने वाले जो लीडर्स थे, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण थे। ये बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर इस पार्टी को फॉर्म किया गया था, जो बेसिकली सोशलिस्ट आइडियोलॉजिकल ग्रुप को प्रमोट करता था। जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी, यानी जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो एक वेलफेयर गवर्नमेंट होनी चाहिए, और वहाँ पे जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करे।
जवाहरलाल नेहरू ने इस पार्टी को सपोर्ट तो किया था, लेकिन कभी भी उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। गुआनो गुआनो बेसिकली एक्सक्रीटा है, सी बर्ड्स और जो सील्स होती हैं इनका, और ये आपको जो चिले वाला रीजन है वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये नेचुरल फर्टिलाइजर के रूप में काम करता है गुआनो, क्योंकि ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम में रिच होता है। और आप जानते हैं जो आप यूरिया घरों में यूज करते हैं उसमें क्या होता है, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। अब नेचुरली रूप से गुआनो के द्वारा हमके ये चीज़ नेचर प्रोवाइड कर रहा है। तो इससे क्या होगा, जब फार्मर जो हैं बेसिकली एरिड वाले रीजन के, जब इसको यूज करेंगे अपने एग्रीकल्चरल फील्ड में जो कि एरिड डिजर्ट है, तो वहाँ उस सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाएगी। जब फर्टिलिटी बढ़ेगी तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन है क्रॉप्स का वो ज़्यादा होगा, और हो सकता है सरप्लस हो। जब कहीं पे भी जितना कंजम्पशन है उससे अधिक अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या करेंगे आप, वो सप्लाई करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, सेल कर देंगे। अब आप सेल करेंगे तो आपको रिवेन्यू जनरेट होगा। अब वो रिवेन्यू जब जनरेट होगा, आपकी पूर्ति जो है, आप जिसको जितनी चीज़ें ज़रूरत है आपको मिल जा रही है, तो आप क्या करेंगे, जो है वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ होगी ऑटोमेटिक। ये तो आप भी जानते हैं कि जैसे जैसे ज़रूरतें पूरी होती हैं आदमी जो है वहाँ पे सोसाइटी डेवलप होती चली जाती है, पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, और ये प्रोसीजर जो है क्या करेगी, कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा, यानी ये बढ़ती जाएगी, और इससे जो भी इकोनॉमी होगी एरिड रीजन की वो क्या होगी, बूस्ट होगी। न्यूटन डिस्क, अब इसको समझने से पहले हमको एक चीज़ ये समझना है कि अगर आप ये प्रिज्म ले लीजिए और ये वाइट लाइट है, जब वाइट लाइट को आप प्रिज्म से पास करते हैं तो आपने ये बचपन में पढ़ रखा होगा कि ये 7 कंपोनेंट लाइट में क्या है, डिस्पर्स हो जाती है, और इसी को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। आप इसको तो जानते ही होंगे। डिस्पर्सन ऑफ लाइट मीन्स क्या हो गया, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट। तो आपका क्या बनेगा, रेड वेब ग्योर बनता है ना, VIBGYOR, ये बनता है चार वेब ग्योर। तो अगर इन्हीं 7 हम कंपोनेंट्स लाइट का कोई एक डिस्क बना दें, यानी अगर हम एक सर्कुलर में डिस्क बना दें और यही 7 कलर इक्वल इक्वल परसेंटेज में, ऐसा नहीं है कि 30% हम रेड एरिया को कर दें और 40% ये कर, नहीं, सभी का जो भी एरिया होगा ये सेम होगा। अगर हम कर दें एक सर्कुलर बना दें तो इसी को क्या बोलेंगे आप, न्यूटन डिस्क बोला जाता है। तो आप क्या बोलेंगे, न्यूटन डिस्क कौन से कलर कंटेन करेगा, जो व्हाइट लाइट में प्रेजेंट होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। अब जब न्यूटन डिस्क को आप रोटेट करेंगे बहुत हाई स्पीड से, तो एक फिनोमिना आपने पढ़ी होगी, परसिस्टेंस ऑफ विजन, यानी जब हम कोई इमेज देखते हैं तो उस इमेज का जो चित्र है ना हमारे रेटिना पे 1/16 तक क्या रहता है, बना रहता है। अगर उस इमेज को 1/16 के अंदर कई बार दिखाए ना तो हमको वो चीज़ मूविंग दिखने लगेगी। तो वही चीज़ होता है, जब इस न्यूटन डिस्क को बहुत तेज़ी से रोटेट किया जाता है तो ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ विजन ये न्यूटन डिस्क हमको वाइट अपीयर होने लगती है, सफ़ेद। लेकिन ये पूरी तरह से सफ़ेद हमें नहीं दिखती, क्योंकि जो कलर होते हैं ना जो हम लोग यूज करते हैं बेसिकली, ये इसमें कुछ ना कुछ क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अब इन इम्प्योरिटीज़ के कारण ये ऑलमोस्ट वाइट दिखता है, ना कि प्योर वाइट दिखता है। सल्तनत टाइम पे कुछ टैक्स लगाए जाते थे, जैसे खुम्स। खुम्स बेसिकली 1/5 होता था। जो भी राजा वार युद्ध लड़ता था वहाँ पे जो भी जीता जाता था तो लूटमार होता था, उस लूटमार का जो भी अमाउंट होता था उसका 1/5 स्टेट को जमा किया जाता था एज ए टैक्स, और 1/5 ट्रेजरर ट्रोव, यानी जैसे आप मान लीजिए सल्तनत के टाइम पे हैं, आप कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप कोई घर बनवा रहे हैं और आपको वहाँ पे जो कि हिडन सोना चांदी मिल गया, कोई ऐसा गहना मिल गया, तो उसका जो है गवर्नमेंट को, स्टेट को, आपको 1/5 अमाउंट स्टेट को देना पड़ेगा। खर्च एक टाइप का लैंड टैक्स था। जिजिया जो कि रिलीजियस टैक्स था, ये नॉन मुस्लिम पे अप्लीकेबल होता था। पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, और आप जानते हैं मोहम्मद बिन कासिम 712 कॉमन एरा में जो सिंध प्रोविंस है वहाँ पे कॉन्क्योर किया था।
और इसको एबॉलिश कर दिया अकबर ने 1564 में, लेकिन बाद में औरंगजेब ने इसको दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कर दिया। पिन होल इफेक्ट, इसको समझने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे दो लाइट रेज हैं, अगर ये कोई लेंस है, क्या है आपका कन्वेक्स लेंस। अब यहाँ ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगी यहाँ से तो ये क्या होगी, कन्वर्ज होगी, ठीक है। तो इस ये लाइट जो कन्वर्ज होगी, इस लाइट का जो इमेज फॉर्म होगा यहाँ फॉर्म होगा, और ये तब बनता है जब दो लाइट रेज आपस में मिलें। यानी कहीं पे भी अगर दो लाइट रेज आ रही हैं, वो अगर किसी ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोर्शन से और वो एक जगह मिल रही हैं, तो उससे क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का इमेज क्रिएट होता है। तो इसी प्रकार पिन होल इफेक्ट का है। और एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, या आपने तो बचपन में पढ़ा होगा, अगर आप दीवार अभी खड़े होकर टार्च मारिए तो ऐसा तो है नहीं कि लाइट जो है मुड़ते हुए आपके बगल वाले रूममेट के रूम में घुस जाएगी, तो ऐसा तो है नहीं, लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो पिन होल इफेक्ट इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन करता है, जिसके कारण ये पिन होल इफेक्ट की फिनोमिना देखने को मिलती है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये पेड़ है और ये आपका रूम है। अब इस रूम में अगर इस यहाँ पे कोई होल है, इस होल से जो ये देखिए ट्री का जो टॉप है, वहाँ से कोई लाइट रेज आएगी, इंटर करेगी, तो यहाँ पे आके ये रूम के यहाँ पे मिलेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से आके लाइट इसे मुड़ जाएगी, है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चलती है। उसी प्रकार जो ट्री के जड़ से जो लाइट चलेगी, ये इस होल से होते हुए आपके रूम के ऊपर साइड जाएगी, और यहाँ पे क्या बनेगा, एक इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा इस ट्री का। और ये इसी को फिनोमेना क्या बोलते हैं, पिन होल इफेक्ट। यानी ये जो कैमरा है ना, ये जो होल है आपका किसकी तरह काम कर रहा है, एज अ पिन होल की तरह। पिन होल कैमरा आपने पढ़ा होगा, तो ये पिन होल कैमरा की तरह काम कर रहा है ये होल। तो बेसिकली अगर हम गर्मियों में आपने देखा होगा कि जब पेड़ के नीचे आप देखेंगे ना, तो आपको कुछ इस टाइप का, देखिए ये सर्कुलर दिख रहा है ना, ऐसे दिखता है ज़मीन पे। तो हमको क्या लगता है कि ये जो पेड़ से की पत्तियों के बीच से लाइट आ रहा है उसके कारण है, लेकिन ये एक्चुअली क्या है, ये सन की रियल इमेज है और ख़ास तौर से इन्वर्टेड है। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर है, अब उसका इन्वर्टेड इमेज क्या ही आप बोलेंगे, सर्कुलर है तो सर्कुलर है। अब ये इसलिए प्रोड्यूस होती है कि जो जैसे ये प्लांट है, तो प्लांट में जितने भी पौधे पत्तियां हैं ना, पत्तियों के बीच में जो स्पेस होता है ना, वो एज अ पिन होल कैमरा काम करता है। और इस पिन होल कैमरा के कारण ये आपको सन की जो रियल इमेज फॉर्म होती है ऑन द ग्राउंड। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों ये चीज़। बेसिकली आपसे एग्जाम में यही पूछेगा कि जो पेड़ों के नीचे गर्मियों में जो सन राउंड शेप में सन की इमेज दिखती है, किस कारण दिखती है, तो आपको बस आंसर टिक करना है, पिन होल इफेक्ट। हो सकता है रीजन में पूछ ले, तो रीजन क्या है, ड्यू टू रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे, कल मिलेंगे कुछ नए चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।